दोस्तों, आज की पहली खबर ने पूरा खेल ही पलट दिया है, क्योंकि जिस देश ने कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, आज वही भारत से ऐसी मदद मांग रहा है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह गए। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बदल गए? उधर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अमेरिका ने अपने करीबी सहयोगी के लिए ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि आखिर वॉशिंगटन ऐसा क्यों कर रहा है और इसका असर आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है। इसी बीच भारत के सामने भी एक ऐसी डिमांड रखी गई है जिस पर लिया गया फैसला सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि कई दूसरे देशों को भी साफ संदेश देगा। यानी आज की वीडियो में सिर्फ खबरें नहीं, हर खबर के पीछे छिपी पूरी कहानी, उसका मतलब और उसका भारत पर असर भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां इस वक्त पानी सिर्फ नदियों में नहीं बल्कि राजनीति में भी बह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में चेनाब नदी का जलस्तर अचानक करीब 18,80,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, जिसके बाद कई इलाकों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि भारत की तरफ से अचानक इतना पानी छोड़ा गया और पहले से कोई चेतावनी भी नहीं दी गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अप्रैल 2025 में भारत सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर चुका है। उसके बाद भारत पहले की तरह पाकिस्तान को हर बार पानी के बहाव की जानकारी देने के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता। यानी जिस सूचना की मांग पाकिस्तान आज कर रहा है, उसी को लेकर भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। अब जरा यहाँ एक दिलचस्प बात पर भी ध्यान दीजिए। जिस पाकिस्तान ने सालों तक भारत पर कभी पानी रोकने तो कभी पानी के मुद्दे पर अलग अलग आरोप लगाए, आज वही पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत ने पहले से बताया क्यों नहीं। उधर पाकिस्तान के अपने मौसम विभाग ने 20 से 24 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई थी, लेकिन उससे पहले ही चेनाब का बहाव तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि नदी को मीडियम फ्लड कैटेगरी में रखना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 9 बजे तक भी जल स्तर लगभग 1,55,000 क्यूसेक के आसपास बना हुआ था। यानी खतरा 1-2 घंटे का नहीं माना जा रहा। इसी के साथ तारबेला और मंगला डैम पर भी पानी का दबाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। अगर मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का राजनीतिक पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत ने बिना सूचना दिए पानी छोड़ा। वहीं भारत का तर्क ये है कि सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद पहले जैसी सूचना साझा करने की बाध्यता अब लागू नहीं होती। भारत की तरफ से पहले भी यह संकेत दिया जा चुका है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलता, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग की उम्मीद करना आसान नहीं होगा। यानी पाकिस्तान जिस मुद्दे को सिर्फ बाढ़ और पानी के नजरिए से पेश कर रहा है, भारत उसे सुरक्षा, कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक संदर्भ में देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत को अपने मौजूदा रुख पर कायम रहना चाहिए या फिर मानवीय पहलुओं को देखते हुए जल संबंधी सहयोग को अलग नजरिए से देखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब अगली खबर एक ऐसे बयान की जिसने इंटरनेशनल कोर्ट की ताकत पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, अगर किसी नेता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साफ कह दे कि हमारे देश में उस वारंट की कोई कीमत नहीं है, तो फिर उस अदालत की असली ताकत कितनी रह जाती है? यही सवाल इस वक्त फिर चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका आते हैं तो उन्हें किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू उस देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए उन्हें अपराधी की तरह पेश करना गलत है। बल्कि ट्रंप ने तो उल्टा यह तक कह दिया कि जवाबदेही उन लोगों की तय होनी चाहिए जिन्होंने ईरान को आज की स्थिति तक पहुंचाया। ये बयान यूं ही नहीं आया। कुछ समय पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर कानूनी स्थिति बनी तो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आईसीसी के वारंट के आधार पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन ट्रंप ने एक ही बयान में यह साफ कर दिया कि कम से कम अमेरिकी जमीन पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ असली खेल समझिए। आईसीसी ने गाजा युद्ध के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति आईसीसी के सदस्य देश में जाता है तो वहां की सरकार पर अदालत के साथ सहयोग करने की जिम्मेदारी बन सकती है। लेकिन अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिका रोम संविधि का सदस्य नहीं है, यानी वह आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को उसी तरह स्वीकार नहीं करता जैसे उसके सदस्य देश करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप बिना किसी कानूनी दबाव के यह कह पा रहे हैं कि अमेरिकी धरती पर
नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ट्रंप के बयान का दूसरा संदेश भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने सिर्फ नेतन्याहू का बचाव नहीं किया, बल्कि पूरे मामले का फोकस ईरान की तरफ मोड़ने की कोशिश की। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट पहले से तनाव में है और ईरान इजराइल के रिश्ते बेहद संवेदनशील द्वार से गुजर रहे हैं, इस बयान को अमेरिका की रणनीतिक लाइन के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी वॉशिंगटन यह दिखाना चाहता है कि वह अपने सहयोगी के साथ खुलकर खड़ा है। अब अगर इस पूरे मामले को भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ भी एक अहम बात सामने आती है। भारत भी रोम संविधि का सदस्य नहीं है, यानी भारत ने भी आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया है जैसा उसके सदस्य देशों ने किया है। इसलिए अगर भविष्य में कभी आईसीसी किसी भारतीय नेता के संबंध में कोई वारंट जारी करे तो भारत कानूनी रूप से उसी स्थिति में नहीं होगा जिसमें आईसीसी के सदस्य देश होते हैं। यही वजह है कि भारत वर्षों से इस मुद्दे पर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाता आया है। हालांकि आईसीसी को लेकर बहस नई नहीं है। आलोचक लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं कि क्या यह संस्था सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है या फिर उसके फैसलों का असर अपेक्षाकृत कमजोर देशों पर ज्यादा दिखाई देता है, जबकि कई बड़ी शक्तियां उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहती हैं। दूसरी तरफ आईसीसी के समर्थकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिना युद्ध अपराधों पर जवाबदेही तय करना और भी कठिन हो जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आईसीसी को और ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है या मौजूदा व्यवस्था ही सही है? और क्या भारत को भविष्य में आईसीसी की सदस्यता पर दोबारा विचार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब जरा बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां से आई एक खबर ने भारत के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ढाका ने एक बार फिर नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। इस बार मांग की गई है शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री आसादुज्जमान खान कमाल की। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत से उनका प्रत्यर्पण मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मामला सिर्फ यहीं तक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल संकेत किसी और तरफ है। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने साफ कहा है कि सरकार सिर्फ एक नाम पर रुकने वाली नहीं है। जिन जिन लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश हैं और जो इस समय देश से बाहर हैं, उन सभी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी। इस सूची में सबसे बड़ा नाम शेख हसीना का भी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर शेख हसीना खुद वापस लौटती हैं या सरेंडर करती हैं, तब भी उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अदालत पहले ही अपना आदेश दे चुकी है। यहीं से भारत की असली परीक्षा शुरू होती है। आपको याद होगा 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान जब बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले थे, तब शेख हसीना भारत आ गई थी। उस समय नई दिल्ली ने उन्हें शरण दी थी। अब वही फैसला भारत की विदेश नीति के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दों में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ वर्षों पुराने रिश्ते हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की नई सरकार लगातार उन्हें वापस भेजने का दबाव बना रही है। अगर भारत उन्हें सौंपता है तो ढाका के साथ रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है, लेकिन अगर भारत इनकार करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। इसके साथ भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता, पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते और आने वाले समय की रणनीति भी जुड़ी हुई है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात पर लोगों की नजर है। शमा उबैद इस्लाम ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में बाकी फरार आरोपियों के लिए भी अलग अलग देशों को औपचारिक अनुरोध भेजे जाएंगे। यानी यह विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि आगे और बड़ा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले खुद शेख हसीना ने कहा था कि उनकी पार्टी अवामी लीग के कई नेता दिसंबर के आसपास बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि भारत आगे क्या फैसला लेता है और ढाका की अगली चाल क्या होती है। अब आप बताइए, अगर फैसला आपके हाथ में होता तो क्या आप शेख हसीना को बांग्लादेश भेजते या फिर मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें भारत में ही रहने देते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब आखिरी खबर अफ्रीका से, लेकिन यकीन मानिए इसका असर सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रोरे ने साफ कहा है कि उनके देश में शरिया कानून लागू नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि वह खुद मुस्लिम है और बुर्किना फासो की करीब 64% आबादी भी मुस्लिम है। इसके बावजूद उनका कहना है कि देश का कानून किसी एक धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। यही बात लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। उन्होंने सिर्फ शरिया कानून का विरोध करने की बात नहीं कही, बल्कि अपने देश के उन लोगों को भी साफ संदेश दिया जो सऊदी अरब जाकर शरिया की पढ़ाई करना चाहते हैं।
ट्रॉरे का कहना है कि अगर किसी का मकसद सिर्फ धार्मिक कानून की पढ़ाई करना है तो वह वहीं रह सकता है। उनके मुताबिक बुर्किना फासो को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इंजीनियरों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की है ताकि देश आगे बढ़ सके। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि बुर्किना फासो एक संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, जहां राज्य की नीतियां किसी एक धर्म के अनुसार तय नहीं होंगी।